Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 अप्रैल 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वो जो लिंक है वो इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नॉर्वे को। तो देखना नॉर्वे कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल आता है वैक्सीन के बारे में। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो फॉरेनर वैक्सीन्स हैं, कोविड-19 वैक्सीन्स, उनको अप्रूव करें इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना चाहिए और भी वैक्सीन्स को। और कौन कौन सी वैक्सीन्स एलिजिबल हैं अप्रूवल के लिए, तो आप देख पाओगे यहाँ पर बताया गया है। एक है फाइज़र वैक्सीन, दूसरी है मॉडर्ना, तीसरी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिवली ये काम कर रही हैं। फाइज़र वैक्सीन का एफिकेसी है 91.3%, मॉडर्ना है 94.5%, जॉनसन एंड जॉनसन है 72%। तो ये इतने बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाली हैं। और आप लोगों को मालूम होगा अभी हाल ही में हमने रशिया की एक वैक्सीन है स्पुतनिक 5 वैक्सीन, उसको भी हमने अप्रूव किया है इंडिया के अंदर। तो आप देख पाओगे उसके बराबर में ही ये आर्टिकल दे रखा है। रशिया का जो शॉट है यानी वैक्सीन है उसको अप्रूव दिया गया डीसीजीआई के द्वारा, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ये वैक्सीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम अप्रूवल दें भारत के अंदर, ताकि जो आज के टाइम पर केसेस डेली बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर बात करता है, ये हुआ क्या है बेसिकली, हमारे होम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू हुआ है और इनके द्वारा इंटरव्यू के अंदर बताया गया। देखो, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रति जो बहुत सारे रूल्स लाने थे, रूल्स वगैरह फ्रेम करने थे, वो सरकार अभी फ्रेम नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इनके द्वारा बताया गया, उसके पीछे का रीज़न ये है कोविड-19 पैंडमिक। इस कोरोना वायरस की वजह से इन रूल्स को अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो है अच्छी तरीके से फ्रेम नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया गया है, और वो देरी हुई है वो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और दूसरी तरफ इनके द्वारा बताया गया कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग कोविड-19 से लड़ पाएँ। दैट इज़ वाई यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं वो देर हो चुके हैं उनके अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है इनके द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे ओवरऑल केसेस के बारे में बात हुई गई है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है दिल्ली के अंदर आप देख पाओगे जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दिन के अंदर केसेस अब 10,000 प्लस देखने को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है स्काईमेट के बारे में। देखो, स्काईमेट ने अंदाज़ा लगाया है, एक फोरकास्ट किया है कि जो इस साल का मानसून होने वाला है वो एक हेल्दी नॉर्मल मानसून होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है मानसून आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल भी देखने को मिला है। अब ये स्काईमेट क्या है, स्काईमेट एक वेदर आप कह सकते हो, स्काईमेट वेदर एक प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी है। मतलब कि ये लोग वेदर का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ अब यहाँ पे वेदर कैसा होने वाला है। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया जो मानसून है अब की बार का, उसमें 103% तक हम लोग देख पाएंगे ये मानसून होने वाला है। और अगर हम पिछले साल का कंपेयर करें तो पिछले साल जो है जो रेन है वो ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बोला क्या गया है, देखो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके अंदर बोला गया कि जो मानसून है इस बार का वो एक हेल्दी नॉर्मल होने वाला है। और अगर हम पिछले साल का मानसून बात करें 2019 की और 2020 के, तो फिर उस टाइम पर अगर हम देखें तो जो नॉर्मल रेन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी। नाउ इस बार देख पाएंगे थोड़ी सी एक बहुत ही हल्की सी कम देखने को मिलेगी रेन, और एक
एक बेसिकली यहाँ पे बताया गया नॉर्मल मानसून होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर परेशानियाँ पड़ेंगी, तो वो यहाँ पे बताया गया है। जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो ये रेन है वहाँ पे कम हो सकती है, ये मानसून जो है कम तरीके से वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी प्रेडिक्शन किया गया है इस पूरे प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर था अभी बीच में, आपको मालूम होगा हमने डिस्कस भी किया था दोनों बार। देखो, ज्ञानवपी मस्जिद को लेकर यहाँ पे आर्टिकल आया था। और हुआ क्या था, देखो एक आप कह सकते हो कि जो वाराणसी के अंदर एक ज्ञानवपी मस्जिद है, तो वहाँ पे हुआ क्या था। अब जो ये मस्जिद है न्यूज़ के अंदर क्यों था, क्योंकि जो वाराणसी के अंदर जो लोकल कोर्ट है उसने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला था अभी हाल ही में कि आप जाओ और देखो, वहाँ पर सर्वे करो कि ज्ञानवपी मस्जिद से पहले वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, तो उसके ऊपर आपको सर्वे करना है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर क्या ऐसा है एक्चुअली में, तो जाकर सर्वे करो, ऐसा यहाँ पे लोकल कोर्ट के द्वारा बोला गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें होने के बाद जो बहुत सारी कमेटी हैं ज्ञानवपी मॉस्क की वाराणसी के अंदर, तो ये जो मॉस्क है मस्जिद है इसकी बहुत सारी कमिटीज़ हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ये लोग पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन्होंने बोला कि देखो इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दो, ये चीज़ सही भी नहीं है जो आपने ये वाराणसी के लोकल कोर्ट ने ASI को यहाँ पे काम सौंपा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप जाकर सर्वे करो कि वहाँ पर मंदिर है या मंदिर था या नहीं था। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर सर्वे करना है। तो फिर ये चीज़ें जो ये कमेटी हैं ये कमेटी पहुँच गई इलाहाबाद हाई कोर्ट और इनके द्वारा बोला गया कि ये चीज़ें को ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे वही उसके बारे में बताया गया है। अभी कहानी यहीं तक पहुँची है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये बहुत लंबा खींचने वाला है। अभी से ही लिख के रख लो इसको, ये आर्टिकल बहुत लंबा खींचेगा, ये जो इशू है आने वाले टाइम पे। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ और यहाँ पर आप देख पाओगे दो आर्टिकल ये हैं और दोनों आर्टिकल में क्या बात करी गई है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हुआ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आप कह सकते हो अपनी स्पीच दी, एक तरीके से बोला गया है कहाँ पर, रायसीनी डायलॉग के अंदर। और यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा कि इंडिया ने काफ़ी आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है इस कोविड-19 के दौर में। यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स वी हैव सप्लाइड वैक्सीन टू ओवर 80 कंट्रीज़, लगभग 80 देशों को हमने जो है वैक्सीन्स को सप्लाई किया गया है यहाँ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है और यही चीज़ यहाँ पर बार बार आप कह सकते हो दोहराई गई है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि यहाँ पे ये सारी बातें बोली गई हैं हमारे PM के द्वारा। ओके, तो आप देख पाओगे अगेन वही चीज़ें दोहराई गई हैं, तो हम लोग बार बार वही चीज़ें पढ़ना सही नहीं रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे अगेन जहाँ पर इन्होंने अपनी बातचीत बोली है, बात करी है, वहीं पर इन्होंने भी अपनी यहाँ पर एक तरीके से बोला गया इनके द्वारा भी। और यहाँ पर बोला गया कि देखो इंडिया का जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है आज के टाइम पर और इसमें इंडिया ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। इंडिया ने अगेन यहाँ पे इनके द्वारा भी वही चीज़ मेंशन करी गई है कि इंडिया ने जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई हैं और प्लस जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। अभी मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है आज के टाइम पर टू काउंटर ग्लोबल चैलेंजेस सच एज दी करेंट पैंडमिक, तो यहाँ पे पैंडमिक से लड़ने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया और ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी ग्रो कर पाएँ। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर ये सारी बातें बोली हैं कहाँ पर, ट्यूसडे में, ट्यूसडे कल था और कहाँ पर बोली गई हैं, एक एनुअल इंटरेक्शन किया गया है रेजिना डायलॉग में वहीं पर, और बिल्कुल सेम जगह पर जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी ये सारी बातें बोली गई थी। नाउ इनके द्वारा यहाँ पे ये बोला गया देखो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि नेपाल के अंदर जब भूकंप आया तब इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी है, या फिर येमेन के अंदर सिविल वॉर है जो कि आज के टाइम पर भी कंटिन्यू है, वहाँ पर जो है इंडिया ने हेल्प करी है। मोजाम्बिक के अंदर साइक्लोन आया तब यहाँ पे इंडिया ने अपना स्टेप उठाया है। फिजी के अंदर टाइफून देखने को मिला तब यहाँ पे इंडिया ने अपना स्टेप उठाया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता हुआ है इंडिया। और आप देख पाओगे आज के टाइम पर कोविड-19 पैंडेमिक में भी इंडिया ने काफ़ी हद तक हेल्प करी है बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है इन दोनों के द्वारा। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा।
नव आता है नेक्स्ट आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में कि हुआ क्या है। देखो जो S-400 का हमने डिफेंस सिस्टम का आप कह सकते हो पैक्ट साइन किया था, उसकी जो डिलीवरी है वो नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। रशिया से हम लोग ये S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। तो आप देख पाओगे जो डिलीवरी शेड्यूल है यहाँ पे बताया गया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है ये आप कह सकते हो एंड यहाँ पे फॉर द एंड ऑफ 2021 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि साल 2021 के यानी इस साल के एंड में ये सिस्टम्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ये सारी जो डील है वो लेट भी हो चुकी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये डील जो है इसके बारे में। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये जो डील है साल 2018 में अक्टूबर में साइन करी गई थी। इंडिया ने साइन किया था लगभग $5.43 बिलियन की रशिया के साथ, ताकि हम लोग 5 जो है S-400 डिफेंस सिस्टम यहाँ पे खरीद सकें। एक्चुअली में एयर डिफेंस सिस्टम ये खरीद सकें। और यहाँ पे बेसिकली ये भी बोला जा रहा है, जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि देखो अभी यहाँ पर यूएस की टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या टेंशन है? देखो हम लोग रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। कौन से सैंक्शंस? काटसा सैंक्शन। काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये सैंक्शन लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने यूएसए से वो जो डिफेंस सिस्टम ये परचेज़ नहीं करे। अगर हम डिफेंस सिस्टम यूएसए से परचेज़ करते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे एक तरीके से जो रशिया है, रशिया के अगेंस्ट देखने को मिलेगा आज के टाइम पर आपको ये यूएस। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन क्लियर हो गई है कि ये जो डील है ये हमारी नवंबर तक आप कह सकते हो हम लोग शुरू कर देंगे इनको रिसीव करना, जो भी ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, ये वाला साइड में था लेकिन नज़र पड़ गई। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है सुशील चंद्रा। तो इनके बारे में मैंने सुबह डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये एज अ अपॉइंट करे गए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि देखो हमारे यहाँ एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी चुनाव होते हैं उनको फेयरली कंडक्ट करवाती है ना। जो भी कंडक्ट करवाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। अब उसके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं आप कह सकते हो सुशील चंद्र, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनको पोस्ट दे दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एज अ अपॉइंट किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, देखो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको अपॉइंट कौन करता है। ये आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, इनको अपॉइंट कौन करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करता है। चलो अब तो यहाँ पे पता चल ही गया होगा कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे इतने नाम बता दिए। तो नीचे अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च करो, उसके बाद आकर नीचे टाइप करना, लेकिन बताना ज़रूर है कि अपॉइंट कौन करता है इन इलेक्शन कमिश्नर को। ओके, नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे अगेन केसेस को लेकर बातचीत करी गई है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर केसेस देखें तो 1.85 लाख केसेस देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो उसी के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बताया गया कि देखो नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन बट बेटर प्लानिंग मस्ट। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, कौन से हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, राजेश भूषण साहब, इनके द्वारा बोला गया ट्यूसडे में कि जो कोविड-19 है आज के टाइम पर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आप देख पाओगे ये हाहाकार मचा हुआ है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, वैक्सीन कम पड़ गई है। तो इनके द्वारा बोला गया है वैक्सीन की शॉर्टेज तो हुई है, लेकिन आपको उसकी बेटर प्लानिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आता हुआ हम लोगों को नज़र आएगा। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन जो है लॉकडाउन से रिलेटेड बात करी गई। देखो यही आर्टिकल आएंगे। अभी यहाँ पे कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो कोविड-19 से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल्स ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लॉकडाउन से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर में बहुत कम ही चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पेज नंबर 1 पे कवर कर ली हैं, और उसके बाद हम अपने एडिटोरियल सेक्शन पर कवर करेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड पेज से हम लोग 2-3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ क्या क्या बेसिकली आया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर। ना उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे महाराष्ट्र के अंदर 15 डेज़ का लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया है, और बताया गया है महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा, जो भी सीएम है उद्धव ठाकरे जी, कि देखो हुआ क्या है कि
अगर हमारी जान बचेगी तब इकॉनमी सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन जब जान ही नहीं होगी तो इकॉनमी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो उसको देखते हुए भारी भरकम रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं इस कोविड-19 को लेकर, इसको रोकने को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर महाराष्ट्र के अंदर ढेर सारे केसेस नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करी गई है लास्ट 2 राइनोज। यहाँ पे आप देख पाओगे इनको ट्रांसलोकेट कर दिया गया है अंडर दी IRV 2020। IRV क्या है? यह है इंडियन राइनो वर्जन 2020। देखो, हमने एक टारगेट सेट किया था, कि क्या होगा, आसाम के अंदर हम लोग 3000 राइनोज की पॉपुलेशन को अचीव कर पाएंगे, और वो ऐसा अचीव हो चुका है। और वो इस विजन की वजह से हो पाया है, इंडियन राइनो विजन की वजह से। तो आप देख पाओगे ये एक एम्बिशियस विजन है, इंडियन राइनो विजन IRV 2020। तो यहाँ पर इसका एंड हो चुका है। बेसिकली ये विजन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है ट्यूसडे में, क्योंकि हम अपना गोल अचीव कर चुके हैं। हमारा गोल ये था 3000 राइनोज पूरे हो जाएं। इस विजन के अंदर क्या करा था, जो एडल्ट मेल है और फीमेल है उनको नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया था, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये एडल्ट मेल हैं और फीमेल हैं, आसाम के मानस नेशनल पार्क के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया गया है? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। मतलब 185 किलोमीटर दूर है ये, इन दोनों नेशनल पार्क्स का गैप है ये। तो इनको वापस से अपने मानस नेशनल पार्क के अंदर सेंड कर दिया गया है, भेज दिया गया है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, नाउ ये जो IRV 2020 है, यानी कि इंडियन राइनो विजन 2020, इसको डिज़ाइन किया गया था 2005 में। और यहाँ पर ये कोशिश थी कि इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, आसाम में जो राइनोज़ हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उनकी पॉपुलेशन का जो टारगेट था वो 3000 सेट किया गया था। नाउ हमने उसको अचीव भी कर लिया है, टारगेट सेट हो चुका है। तो जो लास्ट 2 राइनोज़ थे उनको वापस से ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे और क्या आर्टिकल है। आते हैं अब डायरेक्टली हम लोग अपने पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख पाओगे US के बारे में बताया गया है। जो अमेरिका है वो विड्रॉ करेगा जल्दी से, अपने जो ट्रूप्स हैं, जो जवान हैं अफ़गानिस्तान से, उनको विड्रॉ करेगा। अब यार कहोगे ये अफ़गानिस्तान अमेरिका के ट्रूप्स कैसे पहुंच गया? और ये कम से कम 20 साल होने वाले हैं। 20 साल से अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर फंसे पड़े हैं। अब ये कहानी मैं बताऊंगा कभी और, की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इतिहास जानना पड़ेगा आपको तालिबान को लेकर, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जाननी पड़ेगी, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई रहती है। उसी की वजह से यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो 2001 के टाइम पर, 2001 के आसपास जो है USA ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, और तब से वहीं पर फंसे हुए हैं। नाउ डेट सेट करी गई थी कि अब हम इन ट्रूप्स को वापस से विड्रॉ कर लेंगे। नाउ अब जो जो बाइडन है उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हम लोग क्या कर पाएँ कि जो US के जो ट्रूप्स फंसे हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनको विड्रॉ कर पाएँ। डेट देखो सेट ये करी गई थी कि 1 मई से पहले पहले हम लोग को जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है। और अलग आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कितने ट्रूप्स लगभग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो 2500 से लेकर, यानी 2500 से लेकर 3500 तक जो जवान हैं US के, वो अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। नौ आप देख पाओगे जो US है उसने एक डील साइन कर लिया था तालिबान के साथ अभी फरवरी में, जो अभी फरवरी निकली है, ठीक है, कि हम लोग जो है अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान से। लेकिन कब? जब तालिबान अच्छी तरीके से रह पाएगा अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि देखो होता क्या है, बेसिकली इनकी वजह से तो ट्रूप वहाँ पे हैं, हुआ इनकी तालिबान की वजह से ही तो वहाँ पर US के ट्रूप्स भी हैं। देखो हुआ क्या था, अफगानिस्तान के अंदर क्या है ना, एक तरफ है अफगानिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार है वहाँ की, और दूसरी तरफ है तालिबान जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मतलब एक तरफ जो सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और आप कह सकते हो दोनों के बीच में पटती नहीं है बिल्कुल भी। तालिबान चाहता है कि हमारे कंट्रोल में हो पूरा का पूरा अफगानिस्तान, और यहाँ पे सरकार चाहती है हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार के हिसाब से चलना भी चाहिए, और लोग सपोर्ट भी इसको ही करते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। भारत भी इसी को सपोर्ट करता है कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप देख पाओगे ये डिस्प्यूट की वजह से तालिबान ने बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार दिया है अफगानिस्तान सरकार के, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, और इसी की वजह से USA के जो ट्रूप्स वगैरह है वो वहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है, जो ताकि USA के ट्रूप्स की वजह से यहाँ पर अब थोड़ी सी सख्तता देखने को मिलती है, और ये तालिबान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग विड्रॉ कर लेंगे इनको एकदम से, बिना किसी पैक्ट साइन करवाए, या फिर बिना किसी आप कह सकते हो
ठोस चीज़ के, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अभी यही बोला गया है कि अभी तो क्या होगा, ट्रूप्स को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन आने वाले टाइम पे देख सकते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है उसके बाद। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पर कोशिश ये करी जाएगी कि जल्द से जल्द इन ट्रूप्स को वापस से अमेरिका बुलाया जाए ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि देखो यार, जो वाइल्ड मैमल मार्केट है, यानी कि आप देख पाओगे जैसे कि चाइना का वुहान मार्केट हो गया, वहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे जानवर बिकते हैं, उन्हीं को खाया जाता है ज़्यादातर। तो WHO ने बोला है कि आपको इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ये जो आप बेच रहे हो इनको, ये लाइव मैमल्स आप बेच रहे हो, जिंदा जानवर देख पाओगे किस तरीके से ये बेचे जा रहे हैं। तो इनको अगर आप ऐसे बेचते रहोगे तो ऐसी नई नई बीमारियां भी देखते रहोगे 100%। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ट्यूसडे में कि अब जो ये सेल हो रही है लाइव वाइल्ड मैमल्स की फूड मार्केट के अंदर, आप लोग देख पाओगे इन्हीं की वजह से ये डिजीज़ निकल कर आ रही हैं, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक देखने को मिला है। और अगर ये जानवर ऐसे ही बिकते रहेंगे मार्केट में तो ऐसे ही नए नए वायरस भी आते रहेंगे और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग को नई नई प्रॉब्लम्स फेस करते हुए नज़र आता रहना है और इन्फेक्शियस डिजीज़ लगभग देखते रहना है। तो इन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, सबसे पहले इन मार्केट्स को ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन से बचना है तो यह स्टेटमेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पे देख पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है बाइडन जो है हो सकता है समिट करें पुतिन के साथ। अब ये पुतिन कौन है? ये है रशिया के, ठीक है, रशिया के आप कह सकते हो रशिया के प्रेसिडेंट है, सभी लोगों को मालूम है, व्लादिमीर पुतिन। अब इन दोनों के बीच में जो है समिट हो सकती है। तो ऐसी बात जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने बोला है, इन्होंने एक तरीके से कहा है अपने रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से कि देखो क्या है कि एक समिट हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में, देख सकते हैं हम लोग। हालांकि जो बाइडन है और पुतिन है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। हाल ही में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो बाइडन ने पुतिन को बोला था कि पुतिन एक किलर है, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम पे एक समिट देख सकें। ओके ना, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, दैट इज़ इकॉनमी सेक्शन। तो इकॉनमी सेक्शन का सबसे पहली बात, एक ही आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बात ये करी गई है जो कस्टम्स एक्साइज यानी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो थोड़ा सा हमारा बढ़ता हुआ नज़र आया है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आई है, यानी सरकार के पास पैसा कलेक्ट हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। और अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन भी हमारा लगभग पिछले 6 महीने से हर महीने 1 लाख करोड़ प्लस क्रॉस कर रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है जिससे हम लोग रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अब की जो टाइम है, अब के टाइम पे आप देख पाओगे पिछले 15-16 दिन से जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग आने वाले टाइम पर देखेंगे। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। नाउ यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पाओगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। जो टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, आपको खुद जो है पे करना पड़ता है डायरेक्टली, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली पे करनी होती है, आप डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे करते हो। और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, आप इनडायरेक्टली वे में पे करते हो, मतलब कि जैसे कि जीएसटी हो गया, आप किसी प्रोडक्ट के थ्रू पे कर रहे हो। मान लो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, देखो ये हर कोई पे करता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई भी ऑटो वाले हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा बंदा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। क्यों? आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कुछ भी खरीदा आपने, चिप्स का पैकेट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसके अंदर वो टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जो है उसमें उसके थ्रू जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। तो ये आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली पे करना होता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू प्रोडक्ट्स या फिर इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट जो है इसको रिसीव करती है। ओके, तो ये था डिफरेंस, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे 2-3 एडिटोरियल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं एडिटोरियल का। सबसे पहले आप ये वाला एडिटोरियल देखोगे तो यहाँ पर बंगाल के इलेक्शन के बारे में बात करी गई है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, आप इजीली छोड़ सकते हो। उसके बाद वैक्सीनेशन से रिलेटेड आज देख पाओगे 2-3 एडिटोरियल तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही आए। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन वैक्सीनेशन से रिलेटेड बताया गया है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातचीत करी गई है। और उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे अगेन कोविड-19 से रिलेटेड बात करी गई है। तो ये आर्टिकल ना देखो बहुत हो चुके हैं, हम लोगों ने इनफ जो है, मोर देन इनफ जिसे कहते हैं ना, उतना ज़्यादा कवर कर लिया है। तो आप इजीली जो है अब इनको थोड़ा लिमिटेड वे में लेकर चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। और ध्यान से सुनना, जो एडिटोरियल है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही ज़्यादा कवर करी जाती है, क्योंकि ये जो लिखे गए हैं ना, ये सभी लोगों के लिए लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखे गए हैं, ये सभी लोगों के लिए, पूरे कंट्री में सभी लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, सभी लोग के लिए लिखे गए हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के देखनी है, ज़्यादा इसमें
आपको इन्वॉल्व नहीं होना है कि ज़्यादा कहीं टाइम वेस्ट करने लगो। तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, ये एडिटोरियल बात करता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हाल ही में क्या हुआ था, जो यूएस के एक यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल प्रेसिडेंट एनवॉय फॉर क्लाइमेट थे, कौन थे, जॉन कैरी, वो विजिट करे थे इंडिया में। और इंडिया में विजिट करने के बाद आप देख पाओगे उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉपरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी जो बाइडन की समिट होने वाली है लगभग अप्रैल 22-23 में, एक क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो देखा जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या बात होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि 2050 तक हम लोगों को जो क्लाइमेट चेंज है यानी कार्बन एमिशन है, जो भी पोल्यूशन है, उसको नेट ज़ीरो करना पड़ेगा लगभग 2050 तक। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर देखें तो ये 2050 तक टारगेट जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया है, जैसे कि यूएसए वगैरह हो गया, इनके लिए तो कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है, ये लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन परेशानी आती है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो लगातार विकास कर रही है। आने वाले टाइम पे हम लोग देख सकते हैं, देखो कि हम लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। हम 2050 तक तो एकदम से नेट ज़ीरो नहीं कर सकते, हमें कम से कम टाइम लगने वाला है। हमारी इकॉनमी इतनी डेवलप नहीं है, हम लोग को इतना अमाउंट भी चाहिए अच्छा खासा, तो ये परेशानी वाली बात है इंडिया के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके क्या सोल्यूशन है आगे मैं आपको बताऊँगा। देखो है क्या, सबसे पहले तो बात ये करी गई है, अगर आप लोगों को इस नेट ज़ीरो को लेकर चलना है, नेट ज़ीरो का मतलब देखो ये है कार्बन न्यूट्रलिटी। जो भी कार्बन एमिशन होता है, पोल्यूशन होता है, उसको हम लोग ज़ीरो कर सकें। तो ये सबसे पहले आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यानी कि जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पोल्यूशन को काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस कर पाएंगे। ये भी यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है कि वो चीज़ों को रीप्लान करें। ओके, तो यहाँ पर रीप्लान करने की काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बताया गया है। और आज के टाइम पर कोई भी कंट्री हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है, जो हाई इनकम इकोनॉमी होगी वो आज के टाइम पर जल्द से जल्द और नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएगी। 2050 का जो टारगेट सेट किया गया है वो अचीव कर लेगी। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ है, जो इनकी इकॉनमी काफ़ी डाउन चल रही है, उनको काफ़ी हद तक ज़रूरत है पहले उनकी इकॉनमी के अंदर सुधार हो, देन उसके बाद जो है वो इस आप कह सकते हो गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये सब नेट ज़ीरो को अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आराम से ये लोग, जो इनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, ये लोग 2050 तक चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चाइना को अगर हम बात करें, तो चाइना को पहले इनकम कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा, लगभग 2025 तक का इनको टाइम लगेगा। जो स्टेटमेंट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इतनी इनकम होनी चाहिए, आप देख पाओगे यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो इतने टाइम पे आने मतलब चाइना की जो इकॉनमी है वो एलिजिबल होने में, नेट ज़ीरो तक एलिजिबल होने में कम से कम 2025 तक का टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद चाइना को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 2060 तक का टाइम लग जाएगा चीज़ों को अचीव करते करते इस नेट ज़ीरो गोल को। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो हाई इनकम इकॉनमी है, इसको हम लोग ग्रो करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग 2050 लग जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम अ हाई इनकम इकॉनमी अराउंड 2050 यानी 2050 तक हाई इनकम इकॉनमी बनेगी। तो उसके बाद ही क्या होगा, हम लोग 2070 तक जो है ये नेट ज़ीरो का गोल अचीव कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो इंडिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है। अगर हम लोग अभी से ही जो है ये सारी चीज़ें बैन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी के ऊपर और भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और चीज़ें यहाँ पर डाउन होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या क्या इशू है मैंने आपको बता दिया। ये जो एमिशन है इससे काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको देखने को मिलेगा जो ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि सभी लोगों को देखने को मिल रही है वो है एक क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी जो टेम्परेचर है धरती का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसी साल देख लो, अभी जून आया नहीं है और गर्मी जून वाली पड़ने लगी है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर समझाई गई है किस चीज़ को लेकर, नेट ज़ीरो को लेकर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। और भी हम लोग को स्टेप लेकर चलने पड़ेंगे, जैसे कि कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, इनोवेशंस करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिजनेस मॉडल्स लेकर चलने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम जाकर नेट ज़ीरो को अचीव कर पाएंगे। ओके, नाउ
नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर आता है एक स्मॉल स्टेप के बारे में बताया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर। देखो इसके बारे में मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था पूरा का पूरा। देखो जो यहाँ पे बोला गया है, जो वेमेन है, वेमेन के अबॉर्शन के लिए हमारे पास एक लॉ है कि एक तो सिंपल तरीके से, जैसे मान लो कोई वेमेन है, उसको अबॉर्शन करवाना है तो वैसे तो करवा नहीं सकती है, ठीक है। उसके पीछे कंडीशन होनी चाहिए, या तो फिर वेमेन की हालत ऐसी हो जाए कि वेमेन की दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। या फिर दूसरी कंडीशन, जो बेबी है, जो फोर्टस है, वो एबनॉर्मल हो, यानी कि जो वॉर्म के अंदर बेबी है वो एबनॉर्मलिटीज़ हो उसके अंदर, तो जो है वो अबॉर्शन करा सकती है। अब ऐसे भी नहीं कराया जा सकता डायरेक्टली कि हाँ भाई हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो अबॉर्शन करा लिया जाए, ऐसे भी नहीं होता। आप देख पाओगे उसके लिए एक्ट है हमारे पास, एमटीपी एक्ट। और एमटीपी एक्ट लाया गया था 1971 में, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 में लाया गया। और डिसाइड ये किया गया था लगभग 20 सप्ताह तक, 20 वीक्स तक क्या होगा, मान लो फोर्टस डेवलप हुआ वॉर्म के अंदर, तो उससे 20 सप्ताह तक जो है यहाँ पर आप कह सकते हो ये एबॉर्शन हो सकता था। उसके बाद जो है क्या होता है ना, जो बेबी है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसका एबॉर्शन नहीं किया जा सकता, ऐसा इस एक्ट के अंदर बताया गया था। नाउ अभी आप लोगों को मालूम है, हाल ही में हमने इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया, एक बदलाव किया, और ये जो समय था ये हमने 20 से 24 सप्ताह कर दिया, कि 24 सप्ताह का समय है, 24 वीक्स तक जो है आप यहाँ पर एबॉर्शन करा सकते हो। थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दिया गया था, लेकिन एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है यहाँ पर, टाइम बढ़ाओ या कुछ भी करो, क्योंकि आपके पास आपने क्या करा है, वेमेन को पावर तब भी नहीं दी है, क्योंकि ये चीज़ तो वेमेन के ऊपर है ना। वेमेन को डिसाइड करना है कि उसको, देखो बेबी उसका है, उसको पालना है नहीं पालना है वो उसके को ऊपर है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपने वेमेन को अभी भी उसके ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। अभी भी यहाँ पर सारी चीज़ें कंडीशन वैसी की वैसी हैं कि जो अगर जो बेबी है वो एबनॉर्मल होगा तभी आप एबॉर्शन करा पाओगे। यानी जो एक्ट पहले था वो एक्ट बिल्कुल सेम है, बस खाली टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और ज़्यादा कुछ बदलाव किया नहीं गया है। जो छोटे मोटे एक दो और बदलाव किए गए, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाला आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसमें ये बताया गया है, इसी वजह से इलीगल एबॉर्शंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और आप देख पाओगे कंट्री के अंदर, आप देख पाओगे लगभग 8 लाख के करीब यहाँ पे इलीगल और अनसेफ एबॉर्शन हुए हैं। और आप देख पाओगे अनसेफ एबॉर्शन हो रहा है तो इससे तो वेमेन की जान को भी खतरा हो जाता है, तो इसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि देखो जो वेमेन है, वेमेन के ऊपर भी तो डिसाइड करना चाहिए था, वेमेन को क्या करना है। ये जो लॉ है इनके जो है अब जो बनाए गए हैं, इनमें ये देखना चाहिए था कि जो बच्चा है उसको पालेगा कौन, उसको तो वेमेन पालेगी, तो एक तरीके से उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए था। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है बिम्स्टेक को लेकर। बिम्स्टेक को ज़रूरत है कि वो आज के टाइम पर री इन्वेंट करे खुद को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे हुआ क्या है। देखो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है 17th बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जो कि अभी 1 अप्रैल को देखने को मिली थी, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारी 17th मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की। नाउ यहाँ पे ये तो बताया गया चलो मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देख पाओगे पूरा का पूरा जो बताया गया है वो सब पूरा बिम्स्टेक के बारे में बताया गया है। बिम्स्टेक कैसे कैसे फॉर्म हुआ है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो चलो पहले हम उसको कवर करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, आप देख पाओगे इसके अंदर ये आप कह सकते हो, पहले रुक जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हिस्ट्रीज़ की अगर हम देखें तो 6 जून 1997 की बात है, एक नया ग्रुपिंग बनाई गई थी, कहाँ पर बैंकॉक के अंदर इस ग्रुप को बनाया गया था। और पहले बिम्स्टेक का नाम था BISTEC, बिस्टेक कह सकते हो। इसके अंदर मेंबर्स थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके हम लोग इसको जानते थे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद म्यांमार को इसके अंदर इंक्लूड किया गया लगभग 22 दिसंबर 1997 में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख पाओगे म्यांमार को ऐड करने के बाद इसके अंदर एम ऐड हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। लेकिन फिर 1998 में हमने नेपाल को एक ऑब्जर्वर बना दिया, ऑब्जर्वर कंट्री बना दिया। फिर फरवरी 2004 में क्या हुआ, हमने नेपाल और भूटान को भी बिम्स्टेक का फुल मेंबर बना दिया। फिर 31 जुलाई 2004 की बात है, पहली समिट यहाँ पर देखने को मिली, और जिसका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे बिम्स्टेक का नाम ही बदल दिया गया। अब इसका नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रख दिया गया। नाउ ये जो बिम्स्टेक है इसका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, इसके 14 मेन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं। इनका मेन काम यह है जितनी भी कंट्रीज़ है इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो आपस में मिलकर कोऑपरेट करके काम कर सकें। जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की तरफ काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लेकर ये आपस में मिलकर काम करें, एनर्जी को लेकर काम करें, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी को कम करें, गरीबी को कम करने का काम करें,
टेररिज्म को ख़त्म करने का काम करें, एनवायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कल्चरल कोऑपरेशन रहे सारी कंट्रीज़ के बीच में, क्लाइमेट चेंज को लेकर सारी कंट्रीज़ काम कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे के पूरे बिम्स्टेक का। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नाउ आप देख पाओगे वही चीज़ें पूरी की पूरी बताई गई हैं। बिम्स्टेक की कहानी कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, बाद में म्यांमार नेपाल ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है जो बिम्स्टेक है उसको वापस से रीइन्वेंट करने की आज के टाइम पर ज़रूरत है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, आज के टाइम पर रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, आप देख पाओगे। तो हो क्या रहा है कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक को करना क्या है, एक तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉम्प्रहेंसिवली फ्री करना है। यानी कि आप देख पाओगे आज के टाइम पर बिम्स्टेक को ज़रूरत है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो इन कंट्रीज़ के बीच में, जो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। रिलेशंस भी काफ़ी हद तक ख़राब देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख पाओगे बहुत सारी चीज़ों में हम लोग लैक करते हैं, कमी रह जाती है इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोऑपरेट करने में, तो उसको कोऑपरेट करके चलना चाहिए। और अभी जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल समिट हुआ था, इसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में कोऑपरेट करके काम करेंगे, टेररिज्म जो आतंकवाद है उससे लड़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी से, साइबर अटैक से लड़ेंगे। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया, ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पे कुछ हर्डल्स भी हैं, कुछ परेशानियाँ क्या हैं। सबसे पहले तो आप देख पाओगे जो टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशंस हैं यहाँ पर उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे होता क्या है, आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं बिम्स्टेक को लेकर। सबसे पहली प्रॉब्लम आप देख पाओगे टेंशन फ्री बायलैटरल रिलेशन अमंग ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स, यहाँ पे देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि देखो टेंशन आज के टाइम पर है इन कंट्रीज़ के बीच में, इसके अंदर श्रीलंका, इस देखो इसके अंदर श्रीलंका भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया के रिलेशंस आज के टाइम पर श्रीलंका से भी अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ इसके अंदर म्यांमार है, म्यांमार से भी अच्छे रिलेशंस नहीं है। म्यांमार के अंदर इनफैक्ट आप देख पाओगे आज के टाइम पर मिलिट्री कू देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश से भी इतने अच्छे रिलेशंस हैं नहीं हमारे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर बिम्स्टेक कभी ग्रो नहीं करेगा। और हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हम लोग आपस में कोऑपरेट करके चल सकें। और आप देख पाओगे म्यांमार के अंदर कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, मिलिट्री कू देखने को मिल रहा है, मिलिट्री ने अपना रूल कर रखा है। और फिर आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इससे नाराज़ रहेंगी, और जो बिम्स्टेक के अंदर बाकी कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगी। तो आप कह सकते हो फिर से अगर यहाँ पे जो बॉडी है इसके अंदर एक कंट्री वर्क नहीं करेगी तो उससे तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी का नाम तो गिरेगा ही। तो आप देख पाओगे जो बिम्स्टेक है आज के टाइम पर चीज़ों को ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इसको हम लोग वापस से री इन्वेंट करें, जो कंट्रीज़ हैं आपस में अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर सकें, रिलेशंस जो है मेंटेन कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बीच में कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। चाइना श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आ जाता है। चाइना आप देख पाओगे म्यांमार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। चाइना बांग्लादेश को जो है आज के टाइम पर इन दोनों के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, इससे इंडिया के रिलेशंस कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। तो इस चीज़ों को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो बिम्स्टेक के अंदर कंट्रीज़ हैं उनको आपस में मिलकर देखना पड़ेगा, आपस में मिलकर जो भी हमने डिसाइड किया था, हमने क्यों इस बिम्स्टेक को बनाया था, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।